Am I audible? हाँ सर, यस सर। So today we will discuss about the impurities in ferromagnetic material. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, ये हम डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं या फिर हम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर क्या चेंजेस आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि जब भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे या फिर इम्प्यूरिटी वहां पर आ जाएगा तो उसका जो परमिएबिलिटी होता है और जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सो परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस इम्प्यूरिटी ऐड करने से हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या इफेक्ट आएगा, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो impurities in ferromagnetic अच्छा, तो पिछले क्लास में हमने सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस किए थे। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो कितना होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कंपैरिजन में? हाई होता है सर, हाई। परमिएबिलिटी हाई होगा, लॉस उसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, मतलब जो हिस्टैरिसीस कर्व का वो एरिया लो होगा क्या होगा? वो लो होगा सर, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लॉस लो होगा। लॉस लो होगा, मतलब उसका जो लूप का एरिया है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब लेस होगा। उसका जो कर्व, जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है, लूप का जो एरिया होता है वो क्या होगा, पतला होगा। और जो फेरोमैग्नेटिक हार्ड मटेरियल होता है उसका क्या होगा, लार्ज होगा। तो उसका जो परमिएबिलिटी होगा, परमिएबिलिटी हार्ड मटेरियल के लिए लो होगा। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर, तो इम्प्यूरिटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ferromagnetic materials depend upon their chemical composition। मतलब जो मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अलग होता है, डाया का अलग होता है, फेरोमैग्नेटिक का अलग होता है। क्यों अलग होता है, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसके वजह से ही अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब हम अगर इसके
इम्प्योरिटी आ जाए, मतलब कि ड्यू टू impurities in ferromagnetic material, क्या होगा, इसका जो परमिएबिलिटी है वो चेंज होगा। ठीक है, परमिएबिलिटी, द परमिएबिलिटी permeability permeability and hysteresis परमेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या करेगा, ये जिंक। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है क्या इफेक्ट ऑफ impurities, effect of impurities on ferromagnetic material। ठीक है, सो हम एक मटेरियल ले लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन है, तो आयरन के ऊपर हम देखेंगे इम्प्योरिटी का इफेक्ट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी इन आयरन। ठीक है, और यहाँ इस साइड पे ले लेते हैं इफेक्ट ऑन ऑन आयरन, इफेक्ट ऑन आयरन। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं इम्प्योरिटी जो है कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन सो क्या आयरन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, अगर इसमें कार्बन इम्प्योरिटी आ जाएगा तो आयरन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका जो परमिएबिलिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट डिक्रीजेस परमिएबिलिटी एंड लोअर सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इसका परमिएबिलिटी डिक्रीज होगा और सैचुरेशन पॉइंट लो हो जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या, ये जो हमने हिस्टेरिसिस का आप देखा था, ये जो इसका जो पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट का क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट लोअर होगा। ठीक है, जब हम पे कार्बन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट बट देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, रिटेंटिविटी, कोएरेसिव फोर्स, कोएरेसिव फोर्स एंड ये सब अगर इंक्रीज करेगा तो इसका लॉस भी क्या करेगा, एनर्जी लॉस भी इंक्रीज करेगा। एंड एनर्जी लॉस। ठीक है, तो कार्बन की वजह से क्या होगा, आयरन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसका परमिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा और सैचुरेशन पॉइंट लोअर हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या इंक्रीज करेगा, रेजिस्ट, इसका जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, रिटेंटिविटी इंक्रीज करेगा, कोएरेसिव जो फोर्स होता है, मतलब मैग्नेटिक रिवर्सल में उस
मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहता है उसको जीरो करने के लिए जो फोर्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसे कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। कोएर्सिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब कि ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये मटेरियल डिमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा। तो कोएर्सिव फोर्स यहाँ पर इंक्रीज करेगा एंड ये सब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी लॉस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कार्बन का ये इफेक्ट आएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, मैंगनीज। दूसरा क्या है, मैंगनीज। तो अगर इसमें मैंगनीज को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ इट इज मोर देन 30%, मतलब 30% के ज्यादा अगर हम मैंगनीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, द स्टील बिकम प्रैक्टिकली नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, 30% के ऊपर ऐड करने से क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है ये प्रैक्टिकली नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, सो हम थर्ड ले लेंगे, कॉपर। तो कॉपर को ऐड करने से क्या होगा, हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इट मेक्स स्टील corrosion corrosion resistance। ठीक है, मतलब कोरोशन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर हम आयरन पे कॉपर ऐड कर देंगे। ठीक है, आयरन पे कॉपर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये कोरोशन रेजिस्टेंस होगा। और क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर नॉट मच अफेक्टेड। ठीक है, नॉट मच अफेक्टेड if copper is present up to 0.5%। मतलब कि कॉपर ऐड करने से क्या होगा, मटेरियल कोरोशन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, आयरन का, वो प्रॉपर्टी में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। 5.5% तक कॉपर ऐड करने से इसका जो क्या होगा, अप टू 5% तक इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा इस पे चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉपर के लिए। और फोर्थ क्या है, सिलिकॉन। हम तो सिलिकॉन ऐड करते हैं, क्यों, ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं आयरन के साथ, स्टील के साथ सिलिकॉन ऐड करके हम बनाते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन ऐड करने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इम्प्रूव करेगा, इट इम्प्रूव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बट डिक्रीजेस द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, इसका जो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है मटेरियल का, जिसमें एक मटेरियल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम डक्टाइल कहते हैं और डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन ऐड कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसका जो डक्टिलिटी है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा।
करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड हिस्टैरिसीस लॉस एंड क्या होगा, एडी करंट जो लॉस होता है क्या होगा, हाँ। तो क्या होगा, सिलिकॉन ऐड करने से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंप्रूव करेगा। ठीक है, इसका डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा और इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगा आयरन का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा और हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का जो कोर है ट्रांसफार्मर में, सिलिकॉन स्टील का कोर हम यूज करते हैं क्योंकि इसका जो एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 पॉइंट याद रखें। ठीक है, कार्बन के लिए, मैंगनीज के लिए, एक है कॉपर के लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो इम्प्योरिटी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बीच का कुछ कंपैरिजन होता है। ठीक है, उस कंपैरिजन को हम अब देखेंगे। तो देखो, यहाँ तक हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच कुछ सिमिलरिटीज होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो इस साइड पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट साइड पे हम ले लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, a, com a complete path for the current is known as electric। ठीक है, करंट का जो क्लोज लूप होता है, क्लोज पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये तो हम जानते ही है। और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, अ कंप्लीट पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स is called as मैग्नेटिक सर्किट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कंप्लीट पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लो, फ्लक्स जनरेट कौन करता है, एमएमएफ करता है। और करंट प्रोड्यूस कौन करता है, ईएमएफ करता है कि नहीं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है,
ये ड्राइविंग फोर्स है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ईएमएफ के वजह से क्या होता है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है उसके वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो एमएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, में मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक है, तो हम जानते ही है मेजर्ड इन वोल्ट, और इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर टर्न से। ठीक है, मेजर्ड इन एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न का जो मल्टीप्लिकेशन है वही एम्पियर टर्न। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका क्या होगा, करंट आई इन द सर्क्यूट, ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस्ड होगा, करंट प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो करंट आई इन द सर्क्यूट इज मेजर्ड इन एम्पियर, और यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, है कि नहीं, फ्लक्स फाई, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई इन द मैग्नेटिक सर्किट, which is measured in वेबर। ठीक है, हम वेबर से मेजर करते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इस साइड पे इलेक्ट्रिक सर्किट, इस साइड पे ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द करंट इन कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट डिसाइड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द करंट इन कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, the number of magnetic lines, the number of magnetic, the numbers of magnetic line, the number of magnetic lines of force decide the flux। ठीक है, decides the flux। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब देखो नंबर 5। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को जो अपोज करता है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को जो अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस आर
oppose the flow of the current को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। और इसे हम मेजर करते हैं ओहम से, ठीक है, मेजर्ड इन ओहम। और यहाँ पर जो फील्ड लाइन या फ्लक्स को जो अपोज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिलैक्टेंस कहते हैं, ठीक है, रिलैक्टेंस, सिमिलर टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, रिलैक्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्टेंस, ठीक है, इज opposes creation of creation of magnetic flux, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम मेजर करते हैं एम्पियर टर्न पर, ये जो रिलैक्टेंस होता है इसे हम मेजर करते हैं एम्पियर एम्पियर, इसे हम मेजर करते हैं एम्पियर टर्न और वेबर, मतलब कि ये जो इसका जो एमएमएफ है, एमएमएफ अपॉन क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं क्या, वी अपॉन आई से, वी क्या है, इसका जो वोल्टेज है, और ईएमएफ है, और आई क्या होता है, आई करंट होता है। तो यहाँ पर हम रिलैक्टेंस को मेजर करेंगे, इसका जो एमएमएफ होगा, एमएमएफ अपॉन क्या होगा, फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलैक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 6 देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है क्या है, आर टू रो एल बाई ए, ठीक है। रो क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी होता है, जो मटेरियल होता है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ये मटेरियल के ऊपर और मटेरियल का जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है अलग अलग होगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल होता है जिसका अलग अलग रेजिस्टेंस भी होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो रिलैक्टेंस है, रिलैक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एल लेंथ होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मटेरियल का, और ये क्या है, म्यू नॉट रिलेटिव, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो रिलैक्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिलैक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल टू एल होगा, और रिलैक्टेंस जो होता है ये भी एल के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू ए। यहाँ पर भी देखो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ, यहाँ पर भी रिलक्टेंस भी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, और लेंथ के साथ ये प्रोपोर्शनल होगा, और रिलक्टेंस क्या होगा, ये भी लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। दोनों इक्वेशन सेम। एक इक्वेशन को अगर हम याद रखेंगे तो और एक इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जो होता है एल अपॉन ए के साथ रो क्या होता है, रो होता है, रो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर क्या होगा, एल अपॉन ए के साथ इन नीचे में क्या होगा, म्यू नॉट और म्यू आर एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर म्यू ऐड हो जाता है और यहाँ पर 1 अपॉन म्यू नॉट टू म्यू आर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर रो मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो गया हमारा नंबर 6 पॉइंट। अब नंबर 7 को हम देखेंगे। नंबर 7 क्या कह रहा है, ये यहाँ पर जो ओहम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। ओहम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ लॉ भी कहते हैं, क्या होता है, आर यहाँ पर भी क्या होगा, किरचॉफ लॉ एंड ओहम्स लॉ दोनों ही एप्लीकेबल। तो आर अच्छा, तो ये बात हो गया। अब नंबर 8 को हम देखते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया। सो इसका उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है क्या होता है, इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है, मतलब इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, मो होगा। जैसे कि ओहम लिखते हैं हम, इसका क्या होता है, ओहम होता है, ओहम को उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट है कंडक्टेंस का क्या है, मो, 1 अपॉन आर। ठीक है, 1 अपॉन आर मतलब इसको उल्टा दो तो क्या होगा, ए अपॉन रो एल। ठीक है, ये हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, तो अब बताओ तो मैग्नेटिक सर्किट में इसे हम क्या कहेंगे, कोई बता सकते हैं। कंडक्टेंस का सिमिलर होगा मैग्नेटिक सर्किट में, क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करता है। ठीक है, कंडक्टेंस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इजीली पास करता है कि नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट का जो फ्लो होता है उसे अपोज करता है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस का सिमिलर मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, रिलक्टेंस है। क्यों, क्योंकि ये एस मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने में उसको अपोज करता है। ठीक है, वैसे ही कि कंडक्टेंस अगर इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करता है, ये प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने देता है। सो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर फ्लक्स को इजीली पास होने देता है, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है क्या। इससे पहले हर एक क्लास में तो उसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किए थे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमियंस कहते हैं। जैसे कि परमिएबिलिटी होता है ना,
यहाँ पर कंडक्टिविटी, यहाँ पर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का काम क्या है? मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है ये क्या है? ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को ये इजीली पास होने देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमियंस कहते हैं। परमिएबिलिटी से परमियंस आता है, जैसे कंडक्टिविटी से कंडक्टेंस आता है, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस आता है, जैसे परमिएबिलिटी से क्या होता है, कंडक्टेंस परमियंस आता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/s होगा। ठीक है, अब 9 नंबर 9 देख लेते हैं। इसका जो करंट डेंसिटी है, करंट करंट डेंसिटी क्या होता है, जे। ठीक है, क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। इसका यूनिट जो होता है क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी होगा वाई अपॉन ए। इसका जो यूनिट होगा वेबर पर। ठीक है, तो बेसिकली यही इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच कंपैरिजन है। ठीक है, तो आज इतना तक। अभी एक टाइम ही बचा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। और ये इसका जो अटेंडेंस है अभी मुझे भेज देना। ठीक है, तो देख लो, इसका अटेंडेंस अभी मुझे भेज देना। ठीक है, ओके सर।